गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला। बच्चों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको सत्र 1 पढ़ाया हुआ इकाई 2 का, आज इकाई 2 का सत्र 2 लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, है ना। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, नर्सरी बेड तैयार कैसे करते हैं और उसमें बीज कैसे बोते हैं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, घर पे देखते होगे आप, जब आपको मिर्च लगाना होता है, बैगन लगाना होता है, टमाटर लगाना होता है, तो आप क्या करते हैं, नर्सरी बेड बनाते हैं और नर्सरी बेड में आप पौध को सबसे पहले रोपण करते हैं ना, रोपण करते हैं। उसके बाद में नर्सरी बेड को समझो, सबसे पहले जो आप लोग देखे होंगे नर्सरी छोटी छोटी बेड बना देते हो। बेड मतलब कि इस टाइप के बनते हैं बेड, ये इस टाइप के बनते हैं, जो आप चित्र में भी देख रहे होगे। ये दिया हुआ है आपके चित्र में, ये दिए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बीच में क्या करते हैं कि आप बीज लगाते हैं और उसके बाद में जब 10 से 15 दिन के बाद में आपका 1 महीने के अंदर आपका क्या हो जाता है, पौध तैयार हो जाता है। तो आप फिर पौध उखाड़ करके फिर क्यारियों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना। तो इसी को जो बनाना, यही नर्सरी बेड कहलाता है ना। यही है नर्सरी बेड। देखो यहाँ पे बहुत सारे नर्सरी बेड बना के दिखा। और आपको जब स्प्रे करना होता है बच्चों, तो क्या करेंगे आप कि इनको एकदम ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, आपको स्प्रे के माध्यम से, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो आप, किसान स्प्रे के माध्यम से यहाँ सिंचाई कर रहा है ना। तो स्प्रे के माध्यम से ही आपको सिंचाई करना होता है ना। तो बच्चों, हम थोड़ा नर्सरी बेड के बारे में जानकारी लेते हैं। पौधशाला क्यारी नर्सरी बेड। नर्सरी बेड एक छोटा सा क्षेत्र होता है। जैसे चित्र को देखते जाना है आपको, जैसे समझ रहे हो तो चित्र को देखते जाना। नर्सरी बेड एक छोटा सा क्षेत्र है जहां बीज के अंकुरण और वृद्धि से स्वस्थ पौध के लिए आवश्यक मिट्टी और पर्यावरण की स्थिति, जैसे कि अंकुरण के लिए मीडिया, पौधों के पोषक तत्व, पानी, तापमान, ऑक्सीजन और मौसम की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये छोटे से क्षेत्र में क्या करते हैं, हम नर्सरी को तैयार करते हैं। सबसे पहले पौध तैयार करते हैं, उसी को आप लोग देसी भाषा में बोल सकते हैं रोपा तैयार करना, रोपा तैयार करना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप एक निश्चित क्षेत्र में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, है ना। ज़मीन तैयारी करके उस क्षेत्र में क्या करते हो, आप ट्रांसप्लांटिंग, स्थानांतरण कर देते हो। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, ये जो नर्सरी हम बना रहे हैं, ये नर्सरी, तो हम नर्सरी बना रहे हैं, तो उससे लाभ क्या क्या आपको हो जाते हैं। यहाँ पे लाभ बच्चों, नर्सरी बेड के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, एक तो पौध आपकी पौध के बाद देखने के लिए सुविधाजनक। 1 मिनट बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट को कट कर देना। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट से समझो। सेकंड पॉइंट देखिए, फसल अवधि कम हो जाती है ना। फसल की क्या होती है, अवधि कम हो जाती है। आप नर्सरी बेड में यदि पौधे लगाते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग से जो पौधे तैयार करते हैं उसमें, उसके बाद में क्या है, बेहतर भूमि और समय प्रबंध में मदद मिलती है। एक तो भूमि और समय प्रबंध में मदद मिलती है, क्योंकि नर्सरी बेड में पौध की तैयारी करने से मुख्य खेत की तैयारी के लिए अधिक समय मिलता है। क्या होता है, आपका एक खेत है ना, ये खेत है आपका, तो आप क्या करोगे, आपके ये ऐसे 2 खेत हैं, तो इस एरिया में क्या करोगे, आप पौध क्या लगा दो, पौध के लिए रोपण कर दोगे, पौध रोपण के लिए पौध तैयार कर रहे हो इस क्षेत्र में। तो आपको क्या होगा, ये क्षेत्र आपको तैयार करने के लिए समय मिल जाएगा, है ना। आपको क्या करेगा होगा कि इस क्षेत्र को तैयार करने के लिए, भूमि की तैयारी करने के लिए समय मिल जाएगा। इसलिए आप एक तरफ पौध तैयार कर सकते हैं और साथ साथ आप भूमि की तैयारी भी कर सकते हैं, ये लाभ होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, समान और स्वस्थ पौध तैयार करने में मदद मिलती है। अच्छे पौधे तैयार होंगे ये नर्सरी बेड के माध्यम से, और क्या होगा, अच्छे से स्वस्थ पौधे आपको मिल जाएंगे ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, है ना। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है, बहुत ही सुविधाजनक विधि है ये। बहुत ही अच्छे से हम लोग इस विधि को लगा सकते हैं, अपने घर में तैयार कर सकते हैं और एक छोटी सी अच्छी बागवानी तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें कम खर्च के माध्यम से भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है आपको। इसके बाद में बात कर लेते हैं, नर्सरी या रेस्ट बेड बनाने की, तैयार करने के लिए हम क्या क्या तैयारी रखेंगे और क्या क्या विधि है इसकी। पहली चीज़ तो आप समझें, यहाँ पे 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी क्यारी तैयार करेंगे। कितनी लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर की एक क्यारी तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसकी चौड़ाई
0.45 चौड़ाई कितनी भी रख सकते हैं आप, ठीक है, वो आपकी पौध के या उसके हिसाब से आप रखें, पर यहाँ पे एक औसतन दिया हुआ है, उसको आप समझो। 0.45 से लेकर के 1.20 मीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि आदर्श लंबाई 3 से 5 मीटर तक हो सकती है ना। फिर दूसरी बात करेंगे, इसमें बारिश के दौरान जल निकास की सुविधा होना चाहिए। ये मेन बात है भाई, बारिश यदि हो रही है वहाँ तो जल निकास जल बाहर चले जाए, ऐसी यहाँ पे सुविधा होना चाहिए, है ना। और पानी ठहराव से बचाव की सुविधा होनी, मतलब ठहरे ना, ये आपको ध्यान देना है ना। ये नहीं कि पानी ठहर रहा है वहाँ पे, पानी ठहरेगा तो क्या होगा, आपके पौधे पीले पड़ जाएंगे और बेकार हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों, नर्सरी बेड में प्रति वर्ग मीटर 10 से 15 किलोग्राम सड़ा हुआ क्या करना है आपको, गोबर की खाद मिलाना है। सड़ा हुआ गोबर की आप खाद मिलाएंगे बच्चों। उसके बाद में क्या करेंगे, खेत में सभी खरपतवार, पत्थर, ठूट, टुकड़ों, ये सबको क्या करोगे आप, उठा करके उस नर्सरी बेड से बाहर कर दोगे। आप एक छोटी सी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इस नर्सरी को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि ये ज़मीन अच्छी होना चाहिए। ज़मीन अच्छी होना चाहिए, उसको अच्छे से जुताई करेंगे, भुरभुरी करेंगे। भुरभुरी करने के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जितने भी खरपतवार हैं बाहर कर देंगे, हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंकर पत्थर सब बाहर कर देंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, नर्सरी को बेड में पंक्ति के में बोया जाता है ना, पंक्ति के माध्यम से आपको बोना है। जैसे आपकी ये नर्सरी बेड है तो आपको ऐसी पंक्ति, सीधी सीधी पंक्ति में आपको क्या करना है, बीज आपको लगाने हैं। ध्यान, मतलब पंक्ति में लगाओगे तो आपको सुविधा होगी। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं, कृषि क्रियाओं को पूरा करने के लिए 2 बेड के लिए बीज का स्थान 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये बच्चों देखे आपने नर्सरी बेड, हम ये इस नर्सरी बेड को हम कैसे तैयार करते हैं, ये सारी विधि तो आप मन से भी लिख सकते हो। पता है, ये जो मैंने समझा है ये सब कुछ आप जानते हो, सब आप अपने अपने घरों में देखते हो, तो ये सब कुछ आप मन से भी लिख सकते हो। बेटा कभी भी आप क्वेश्चन आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन को पूरा करके आना है आप, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आपको लिखना आना चाहिए, है ना, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि देखिए आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास में पर्टिकुलर पूरे वीडियो एक एक करके आना चाहिए, है ना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नया वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके ही रखें अपना चैनल, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नर्सरी बेड के लिए स्थान की तैयारी या चयन कैसे करेंगे बच्चों। स्थान, जैसे आप कोई नर्सरी ऐसी तैयार करना चाह रहे हो, है ना, तो इस स्थान का हम किस किस चीज़ में ध्यान देना है आपको स्थान का चयन करते समय, है ना। सबसे पहले तो नर्सरी बेड बनाने के लिए स्थान का चयन निम्नलिखित, धूप का स्थान हो, ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ ना लगा हो, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, है ना। दूसरा, पास एक जल स्रोत अच्छा हो, है ना। जल का जो बेटा स्रोत है, कुआं है या नदी है, तालाब है ना, ट्यूबवेल है, ये सारी चीज़ें सुविधा आपके बच्चों खेतों के पास होना चाहिए, है ना। उसके बाद में उपजाऊ और विसंक्रमित मिट्टी होना चाहिए, कोई वहाँ पे कीटाणु ना हो, उपजाऊ हो मिट्टी, ये चीज़ों को बच्चों आपको ध्यान देना है ना। बीज का चयन और पौध तैयार बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी का विसंक्रमण, ये क्या होता है आखिर समझे हम। मिट्टी का जो विसंक्रमण है बच्चों, हम कैसे करते हैं ये समझना है ध्यान से आपको, है ना। नर्सरी के पौधे कई मिट्टी जनित संक्रमणों और संक्रमणों की से ग्रस्त होते हैं ना, इसलिए नर्सरी की मिट्टी विसंक्रमित की जानी चाहिए। रासायनिक, भौतिक या जैविक स्टेरिलाइजर के उपयोग से मिट्टी का विसंक्रमण करना जरूरी होता है। मतलब कि मिट्टी को कुल मिला के एक तरीके से बोल दें कि उपचारित करना, है ना। मिट्टी को क्या करना, उपचारित करना। उपचारित उससे क्या होगा कि आपके जितने भी मिट्टी में कीटाणु होंगे, कीट होंगे, फंगल डिसीज होंगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कंट्रोल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए क्या करना है, मिट्टी का विसंक्रमण करना ज़रूरी है ना। केमिकल स्टरलाइजर भी आपको करना है, कर सकते हैं आप केमिकल स्टरलाइजर भी मिट्टी को विसंक्रमित करने के लिए, जैसे कि आप फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कर सकते हो, है ना, क्लोरोपिक्रिन, मिथाइल
ब्रोमाइड और वेपम, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो बच्चों, मिट्टी को विसंक्रमित कर सकते हो। ये क्या है, सब दवाइयाँ हैं, है ना। तो मिट्टी में क्या करते हैं आप, पहले बुआई के पहले सिंचाई कर देते हो, है ना। एक मिट्टी में इसका उपचारित करने के लिए छिड़काव कर देते हो तो मिट्टी क्या हो जाती है, उपचारित हो जाती है। तो फंगल जो भी होंगी, जो भी फंगल डिसीज होंगी या जो रोग लगने वाले हैं, कीट लगने वाले हैं, ये सब क्या होंगे बच्चों, केमिकल स्टरलाइजर से समाप्त हो जाएंगे, है ना। इसको मैं विस्तार से पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप इसको समझ लोगे, ठीक है। फिजिकल स्टरलाइजर ये भी आप समझोगे, ठीक है। इसको 2 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्या है। बहुत ही सरल चीज़ है ये। बेड की तैयारी के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी और रेत को 30 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पर एक ऑटोक्लेव में विसंक्रमित किया जा सकता है ना। ये है फिजिकल स्टरलाइजर। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको 2 बार पढ़ना है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जैव एजेंट। जैव एजेंट में क्या भैया, ट्राइकोडर्मा प्रजातियों की तरह कुछ जैविक एजेंट मिट्टी में पैदा होने वाले रोगजनकों को नियंत्रित करने को में प्रभावी हैं। ये जैव एजेंट मिट्टी में 10 से 15 ग्राम वर्ग मीटर तक मिलाए जाते हैं। बीजों को जैव एजेंट के अनुप्रयोग के 2 से 3 दिनों बाद बोना चाहिए, है ना। जैव एजेंट के क्या 2 से 3 जैव एजेंट के अनुप्रयोग किया है आपने, जब जैव एजेंट का उपयोग किया है उसके 2 से 3 दिन बाद आपको बीज बोना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात कर लेते हैं बीज उपचार की। आप जो खेतों में क्या कर रहे हो, बीजों को, ये बीज हैं आपके, तो इन बीजों को क्या है आपको लगाना है। तो बच्चों क्या करना है आपको, इन बीजों को पहले उपचारित कर लेना है ना। कुछ दवाइयाँ जो आप दुकानों में देखते हो कि खरीद के लाते हैं ना बीज दुकान से, और दवाइयों को, जो बीजों को उपचारित करने वाली जो दवा रहती है बच्चों, उनसे क्या करते हैं, ये बीजों को अपन उपचारित कर लेते हैं ना। उपचारित करने के बाद में क्या करते हैं, इनको खेतों में फिर इनकी बुआई करेंगे। तो उससे क्या होगा बच्चे, एक तो कीट से बचेंगे, रोग से बचेंगे, ये सारी समस्याओं से यहाँ पे बच जाएंगे। सूखे बीजों को बुआई से 10 से 30 मिनट पहले 48 से 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी में भी रखा जा सकता है। तो जैसे सबसे पहली बात मैंने अभी जो बताया वो तो हो गई, ये जो बात बता रहा था वो तो हो गई दवाइयों द्वारा, पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं गर्म पानी द्वारा उपचारित करना बच्चों बीज को। तो बीज को अगर गर्म पानी में उपचारित करना है तो आप 10 से 30 मिनट पहले 48 से कितने 55 डिग्री सेल्सियस में के तापमान में गर्म पानी में आप क्या करोगे, बीजों को पानी में रखा जाता है। इससे बीज जनित रोग कारक जो हैं कम हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले गर्म पानी में भी उपचारित किया जा सकता है इसको। और मैंने जो बताया इसके ऊपर वो हो गया रासायनिक उपचार, है ना। रासायनिक उपचार में हम फंजीसाइड डाल करके बीजों को उपचारित, फंजीसाइड वाला जो पानी का घोल है ना, वो दवाई पानी डाल दिए किसी पात्र में और उसमें क्या कर दी, दवा डाल दी और मिला करके उसमें बीज को फिर डुबा करके निकाल लिए, तो वो एक तरीके से उपचारित हो गया, वो दवाइयों द्वारा हो जाता है। फिर उसके बाद में जैविक बीज उपचार। जैविक बीज उपचार क्या कैसे होता है, कुछ जो जैव एजेंटों का उपयोग करते हैं, हम कुछ जैव एजेंटों का उपयोग करते हैं और बीज और मृदा जनित इनोकुलम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा हीरोडियम फलीदार फसल के अंकुरण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज को जैव उर्वरक एवं राइबोजियम प्रजाति में उपचारित किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों जैविक बीज उपचार, ठीक है। हमने कौन कौन से तरीके से बीज उपचार करना पड़े बताओ। सबसे पहले तो गर्म पानी द्वारा उपचारित करेंगे, रासायनिक उपचार द्वारा भी कर सकते हैं, एक जैविक बीज उपचार कर सकते हैं। ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, बीजों का उपचार कर लेते हैं ना। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम बीज बेड में बुआई। अब जो बीजों की बुआई करते हैं बेड में, तो हम किस टाइप करते हैं, सबसे पहले लाइन बुआई, है ना, लाइन स्विंग। तो लाइन बुआई में क्या होता है बच्चों, अपन लाइन से क्या करते हैं, बीजों को लगाते हैं। बीज बेड पर लाइनों में बुआई की जाती है। बुआई की गहराई आमतौर पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखना है आपको, है ना। और लाइनों के बीच क्या होगा, आदर्श अंतर 5 से 7 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे रखना है। महीन बीज को समान मात्रा में आप डाल सकते हो, है ना। रेत के जो
क्या करेंगे आप, जो बारीक बीज रहते हैं ना बच्चों, तो बारीक बीज को क्या करोगे आप, रेत के साथ मिला लोगे, है ना। रेत के साथ मिलाने के बाद में आप क्या करोगे, लाइन से बुआई कर दोगे। तो क्या होगा, लाइन से बुआई कर दोगे तो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में, समान मात्रा में क्या होगा, नर्सरी में जो नर्सरी बेड आपने रेडी किया है तो उसमें लाइन से आप बीजों को लगा सकते हो। अब उसके बाद में बात करते हैं हम प्रो ट्रे। प्रो ट्रे की बात करते हैं बच्चों। प्रो ट्रे आपने देखे होंगे, ये चित्र में देख पा रहे होंगे आप प्रो ट्रे, है ना। तो प्रो ट्रे क्या होती है, एक प्लास्टिक की एक ट्रे होती है। इसमें देख रहे होंगे आप किस टाइप के गड्ढे बने हुए हैं, है ना, गड्ढे बने हुए हैं ये। तो ये प्लास्टिक की क्या होती है, ट्रे होती है। तो इसमें गड्ढे बने हुए रहते हैं और इन गड्ढों में अपन क्या करते हैं, कोकोपीट डालते हैं, है ना, कोकोपीट डालते हैं और बीच बीच में बीज डालते हैं और उसके बाद में ऊपर से कोकोपीट को ढक देते हैं या जैविक खाद से ढक देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, इसमें सिंचाई करते हैं, बहुत स्प्रे करते हैं, है ना। और उस माध्यम से प्रो ट्रे में फिर पौधे तैयार होते हैं और पौधे फिर अपन ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रो ट्रे में बीज बोना। प्रो ट्रे प्रगतिशील माध्यम से भरे होते हैं जो कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और पेरलाइट को 3:1:1 अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है ना, कोकोपीट के उत्पादन के रूप में। मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको प्रो ट्रे के बारे में बता रहा हूँ। यही विधि पूरी की पूरी यहाँ लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, है ना। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की क्या लेना है, ट्रे लेना है ना। प्लास्टिक की ट्रे लेना है, इस टाइप की जो ब्लैक कलर की रहती है, जिसमें ये प्लेट बनी हुई है बहुत सारी। लगभग एक प्लेट में 50 प्लेट बनी रहती है ना, एक ट्रे में 50 प्लेट बनी रहती हैं। तो आपको इन ट्रे में क्या भरना है, प्लेटों में कोकोपीट डालना है ना, कोकोपीट भरना है। उसके बाद में कोकोपीट भरने के बाद में आप क्या करोगे कि ये ट्रे में मतलब बीच में जो प्लेट है कोकोपीट भरा, उसके बाद क्या बीज डाल दिया, एक बीज डाल दिया आपने, ठीक है, सब में एक बीज डाल दिया। फिर ऊपर से क्या करोगे बच्चों, आप कोकोपीट का या जैविक खाद का आप ऊपर से ढक दोगे उसको, है ना। उसके बाद में फिर आपको पानी, डायरेक्ट पानी ऐसे पाइप के माध्यम से नहीं चलाना है, इसमें स्प्रे के माध्यम से पानी आपको चलाना है बच्चों। तो ये सारी विधि से हम क्या करते हैं, ये तो हुई विधि भरने की, बीज बोने की। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जब पौधा तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर इसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं, प्रो ट्रे को डायरेक्ट उठा करते। तो क्या होता है बच्चों की सुविधा हो जाती है ना, एक प्रकार से प्रो ट्रे में हम पौधे लगा रहे हैं, पूरी जड़ सुरक्षित आ जाती हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान हम प्रो ट्रे को ले जा सकते हैं, है ना। ये सारी सुविधाएं यहाँ पे रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब बीज का अंकुरण हो रहा है, पौधा तैयार हो रहा है, तो प्रभावित कौन कौन करेगा, एक तो सबसे पहले तापमान करेगा, धूप ज़्यादा कम होगी तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, है ना, तापमान करेगा। फिर दूसरा कौन करेगा, दूसरा करेगी नमी करेगी, है ना, नमी करेगी। उसके बाद में बुआई का समय, अगर आप बुआई का समय इस महीने है और आप 2 महीने बाद कर रहे हो, जनवरी है और आप फरवरी मार्च में कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अगर बच्चों क्या होगा कि बुआई आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गहराई में आप कर देते हो बुआई की गहराई से भी अंकुरण प्रभावित हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गहरे में आपने बीज को लगा दिया, 2 सेंटीमीटर अधिकतम आपको गहराई रखना है और इससे ज़्यादा गहराई में आपने लगा दिया, तो फिर यहाँ पे बीज को प्रभावित होने में समस्या आएगी। बीज कोट है, बीज की जीव क्षमता है, उस जीव क्षमता देख करके आपको बीज लगाना है। ये सारे जो हैं प्रभावित करने वाले कारक हैं। सबसे पहले तापमान आ गया, नमी आ गई, बुआई का समय आ गया, बुआई की गहराई आ गई, बीज कोट आ गया, बीज की जीवन क्षमता। ये सारी चीज़ें ध्यान देना है हमको, उसके बाद बीज को लगाना है ना। लगभग आप यहाँ से 3 पॉइंट भी करोगे तो आपके लिए सफिशेंट है, आप 9th के बच्चे हैं ना बेटा, ठीक है। अंकुरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक यहाँ से याद कर लेना बस। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक तो फिर और भी हैं प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे आप पढ़ लेना ध्यान से। बीज की सुसुप्तावस्था, बीज कीट, बीज रोग, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखे यहाँ पे क्या बीज के अंकुरण होने में समस्या करेंगी, है ना, ठीक है। अब हम एक सारणी के माध्यम से, देखो दिया हुआ है यहाँ पे सोलेनेसी परिवार की फसलों की बुआई का समय,
है ना, सोलेनेसी परिवार की जो फसलें हैं उनकी बुआई का क्या क्या समय है यहाँ पे दिया होगा। देखे होगा आपने टमाटर हम कब कब लगा लेते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं खरीफ का सीजन में, है ना, सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर जनवरी में। उसके बाद बैगन की बात कर लें यहाँ पे तो जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर जनवरी में। मिर्च की बात कर लें जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी। आलू की बात कर लें अक्टूबर के 2 सप्ताह के समय लगाया जाता है और अक्टूबर मध्य नवंबर में लगाया जाता है। तो आलू का तो आपने देखे ये एक ही लगभग समय है, अगेती बुआई का एक ही समय में आप आलू लगाते हैं, है ना। तो एक तो अक्टूबर के 2 सप्ताह का समय ले सकते हैं और आलू लगा सकते हैं, और अक्टूबर के मध्य नवंबर, मतलब अक्टूबर या मध्य नवंबर में भी आप आलू लगा सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें देखने आपने टमाटर, बैगन, मिर्च और आलू का समय, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या करें ना, मेरे जो वीडियो डल रहे हैं अभी, इन वीडियो को आप ना बार बार देखेंगे, है ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप बता रहे हैं आपको मिट्टी की नर्सरी जो तैयार करते हो उससे लाभ क्या क्या है ना। देख रहे हो लाभ, सबसे पहली चीज़ तो आप नर्सरी से बीज लगाओगे ना बच्चों, तो क्या होगा कि आपके हाइब्रिड के जो महंगे बीज आते हैं तो उनकी बर्बादी कम होगी। क्या होगी? बर्बादी कम होगी। दूसरी चीज़, प्रत्यक्ष बुआई वाली फसलों की तुलना में नर्सरी बेड में जो लगा रहे हो आप, तो अंकुरण प्रतिशत अच्छा रहता है। मतलब कुल मिला के ये है कि एक नर्सरी बना करके जब उसकी ट्रांसप्लांटिंग करोगे लाइन से, है ना, लाइन से ट्रांसप्लांटिंग करोगे। एक मिनट, एक अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ मैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर आपने क्या करते हैं, एक नर्सरी बनाया और नर्सरी में आपने ये पौध तैयार किया, है ना, रोपा लगाया, और रोपा लगाने के बाद में आपने खेत की तैयारी की और ये देखो ये बेड बनाया और पौधे फिर आपने अच्छे से लगाया। तो उससे क्या होगा ना बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपके पौधे ग्रोथ करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा ये इस टाइप की विधि करने से। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी नर्सरी तैयार करोगे, ठीक है, नर्सरी आप तैयार करोगे। एक मिनट, आप क्या करोगे, यहाँ पे ये नर्सरी तैयार कर रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, बहुत सारे लाभ होने वाले हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या होगा, बहुत से लाभ भी होंगे एक तो नर्सरी बेड से, और बहुत सी कौन कौन सी हानियाँ भी होंगी। यहाँ पे हानियाँ भी दी हुई हैं ना। एक तो महंगे होते हैं भैया, प्रोट्रे से आप पौधे लगाओगे तो महंगे होंगे, उखाड़ने के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मतलब ये सारी समस्याएं, कुछ हानि भी हैं कुछ लाभ भी हैं ना। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लोगे। और बच्चों इसमें जो सत्र 2 में सही जोड़ी खालिस्तान सब पीछे से करोगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपने यदि ध्यान से पाठ को समझा है तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चनों को आप ध्यान से करके आप पढ़ोगे, है ना, ठीक है। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें, उससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी, है ना। तो आज ये नर्सरी बेड और प्रोट्रे के बारे में समझाया है पूरा। और भी कुछ आपको लगता है बच्चों तो आप पूछ सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना, ठीक है। तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि और अच्छे से हम आपके सामने वीडियो लाएं, है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।